नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर एसएससी सीजीएल 2021 का। मुझे पता है आप लोग कहीं ना कहीं सीजीएल की सभी शिफ्ट देख चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने को नया नहीं मिलेगा। आपको जरूर नया मिलेगा, आप भले ही इस वीडियो को 2x स्पीड पर देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें 2014 से 2018 तक के आय और व्यय दिखाए गए हैं। तो आय कौन सा है? ब्लू वाला, ये तुम्हारा व्यय हो गया। ठीक है, तो कह रहा है न्यूनतम किसमें अनुपात होगा? व्यय और आय का। तो व्यय पहले लिख लो, 175/225। और 2015 तो करना ही नहीं है हम लोगों को। यहाँ हो गया 275/325 और 300/350 और 325/350। अब यहाँ से देखो, इनमें डिफरेंस कितने का है? 50 का है, 50 का है, 50 का। हमेशा ध्यान रखो कि अगर हर बड़ा हो और अंश छोटा हो और डिफरेंस बराबर, तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी 175/225 सबसे छोटी होगी। लेकिन इनमें डिफरेंस कितने का था? 25 का था, यानी कि 325/350। अब इन्हीं में देखना न्यूनतम कौन सा है। तो देखो, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 ने में 225 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 25 एकम 25, 25 तियाँ 75 हो गया, 25 एकम 25 10 बचा, 25 चौकू 100 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 9 सत्ते कितना हो गया? 63 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि 13 में तो भाग जाएगा नहीं 14 का। तो 14 ने में कितना हो गया? 9 चौक 36, यानी 126 हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा है? यही आया, 2014 आंसर हो गया। अगला सवाल, 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु गोला इसमें गिराया जाता है। बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा? देखो, कोई एक बर्तन है बेलनाकार, ठीक है। अगर मान लो ये गोला यहाँ पर आया और पानी यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक के बेलन की जो भी वॉल्यूम होगा वो इस गोले के बराबर होगा। तो देखो, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, R1 कर लो, H हो गया। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 4/3। अब देखो, गोले की त्रिज्या क्या दी थी? 12 दी थी, यानी कि 12 गुणे 12 गुणे 12 हो गया। R1 कितना दिया था? देखो 32 था, 2 का भाग करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 गुणे 16 हो जाएगा, इंटू ये हमें निकालना। तो 3 चौकू 12 हो गया, 4 चौकू 16 से तो ये चला गया। 12 बारी में 144 होता है, 16 ने में 144 होता है, यानी H बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। अगला सवाल, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो? देखो, वर्ग की अगर भुजा ए है तो विकर्ण क्या होता है? √2 है। इसकी लंबाई a प्लस बी दी थी, तो a बराबर क्या हो गया? यहाँ पर कैपिटल ए ले लो, क्योंकि ऑप्शन में भी ए दिया हुआ है, यानी कि जो विकर्ण था। तो यहाँ पर कैपिटल ए हो जाएगा, बराबर a+b/√2 होगी क्या? भुजा। अब स्क्वायर कर दें इसका तो क्या आ जाएगा? तुम्हारा एरिया आ जाएगा, यानी a+b का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन इसे लिख के आ सकते हैं, a² प्लस का b² प्लस का 2ab। इसमें 2 का डिवाइड कर दो, इसमें 2 का डिवाइड कर दो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो हुआ क्या आंसर? 1/2 a² प्लस b² प्लस का ab। पहला आंसर हो गया। अगला सवाल, एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। देखो, 50% मतलब क्या होता है? 1/2, यानी कि लाभ कमा रहा, 2 की चीज 3 में बेच रहा है, 3 की वैल्यू 9 है, तो क्या गुना 3, यानी कि उसका सीपी कितना रहा होगा? 3 गुना कर दो 6 रुपए, यानी 6 रुपए कप उसकी चाय रही होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस। सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और उसने 10 रुपए प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसकी प्रतिशत लाभ क्या हो? देखो, 25% की वृद्धि होगी। 25% मतलब क्या हो गया? 1/4, यानी कि 4 की चीज अब हो गई 5 में। समझ ना बात को क्या कह रहा है? अब इसी को 10 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। इनका बना लो सिंपल सा रेशियो, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। रेशियो सिंपल करेंगे तो 3 अनुपात कितना हो गया? 4। प्रॉफिट कितना ले रहा है? 1 रुपए का, किस पर? 3 पर, गुणे हो गया 100, तो 33 से 1/3 आंसर। अगला सवाल, यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और 6 आदमी 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, बेसिक से लिखना नहीं, डायरेक्ट गुणा करो। 8 चौक 32 आदमी हो गए और 8 छंग 48 कितने हो गए? लड़के हो गए। यहाँ पर 7 छक्का 42 आदमी हो गए, 7 चौक 28 लड़के हो गए। दोनों को आदमी आदमी का डिफरेंस करो, 10 आदमी हो गए, बराबर इनका डिफरेंस करो, 0 2 20 22 हो गए। हमेशा डिफरेंस ही करना पड़ता, तो हम लिखें क्यों उस चीज को? बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं, यानी मैन अपॉन वाई की कितनी? 2/1। ये हो गई इफिशियंसी। टोटल वर्क निकालेंगे, 4 आदमी
4 आदमी इफिशियंसी 2 प्लस 6 लड़के, पहले वाले से कर रहा हूँ इस वाले से, 6 लड़के हो गए, इफिशियंसी 1, टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया। अब करना किसके हुआ, 5 आदमी 4 लड़के को, तो 5 आदमी इफिशियंसी 2, 4 लड़के इफिशियंसी 1, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, यानी 4 दूनी 8, 6 एकम 6 हो गया, तो 8 6 14 हो गया, 14 गुणे 8 बटे 5 दूनी 10 4 14 हो गया। यहाँ पर 8 से 14 कर लो, 16 क्यों कर रहे हैं। आंसर क्या आ गया, 8। अगला सवाल, एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते, ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी पूंजी का 25%, सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो ए का हिस्सा कितना होगा। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर हो गया 1/3, 25% मतलब हो गया 1/4, नीचे नंबर जो उनका ले लो एलसीएम, कितना हो गया 12, तो 1/3 यानी कि 3 चौकू 12 ए का हिस्सा हो गया, 1/4, 4 3 12 बी का हिस्सा हो गया, क्या 4 3 12, 4 3 7 हो गया, सी का कितना हो गया 5, 4 3 7 5 12, 12 की वैल्यू दी थी 2 1 9 000। अब मैं निकाला एक का हिस्सा, यानी 4 3 12 हो गया, 3 7 21 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल, निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए, कुछ नहीं वैल्यू पुट करनी, 10 45 वैल्यू 1, कॉस क्यूब 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, यानी कि 4 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे 2 गुणे कॉस स्क्वायर 45 √2 हो गई, यानी कि 2 हो गया, माइनस का 3 सेक स्क्वायर थी, कॉस स्क्वायर की 30 कितनी होती है √3/2 होती है, यानी कि इसकी हो जाएगी 4/3, प्लस का साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 2 एकम 2 1 3/2 ऊपर हो गया, 1/2 नीचे हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3। अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में जीवा एबी और सीडी एक दूसरे के समानांतर है, बीसी व्यास है, यदि एबी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो जीवा सीडी की लंबाई क्या होगी। देखो सिंपल सी बात ये है, एक वृत्त हो गया और बीसी तुम्हारा क्या है, व्यास है, ज़्यादा बीसी भी नहीं करना होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। अब कह रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी होगी 10 होगी। अब यहाँ से ए बी वृत्त के केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर, यानी कि ए बी यहाँ हो गया और कितने 6 की दूरी, ठीक है, बिल्कुल हमने मान लिया 6 की दूरी पे, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, किससे हो जाएगा पाइथागोरस से, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाएगा 90 बनाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये भी, ये पूरा हो जाएगा 16, यानी कि ए बी आ गया तुम्हारा 16 सेंटीमीटर, और सी डी क्या है पैरेलल है, यानी कि पैरेलल है तो सी डी भी 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक वृत्त में पैरेलल संख्या रेखाएं अगर बनाई जाती या जीवा बनाई जाती तो सेम ही होंगी, क्योंकि इसके अलावा बन ही नहीं सकता है। अगला सवाल कह रहा है फ्राइडे को बेचे गए वनीला केक चॉकलेट केक की बिक्री का अनुपात इतना है, यदि एक वनीला केक का मूल्य 9 रुपये और चॉकलेट केक का मूल्य 10 रुपये है तो शुक्रवार को सभी वनीला केक और चॉकलेट केक का बेचकर अर्जित कुल राशि कितनी है। देखो 10,500 टोटल है, तो शुक्रवार को बेची कितनी गई पहले तो ये निकाल लो, तो 10% बेचेंगे यानी कि काट दो, तो 1050 ये हो गई फ्राइडे की। अब इनकी वैल्यू 4 3 7, यानी टोटल 7 थी, ये 4 का अगर गुणा कर दें तो वनीला आ जाएगा, वनीला का रेट 9 रुपये था। अब दूसरा कौन सा है 1050/7, ये 3 हो गया चॉकलेट केक, इसका मूल्य 10 रुपये था, तो ये तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, 1050/7 कॉमन हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 10 तियाँ 30 हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0 हो गया, तो 0 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 90 और 99, सो आंसर। अगला सवाल, 120 मीटर ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग की एक डोरी से जुड़ी है, 36 से 60 अंश का कोण बनाती है, तो डोरी की लंबाई कितनी होगी। देखो ये तो सभी को आता होगा, ये ऐसा हो नहीं सकता कि आता ना हो, 60 डिग्री था, ठीक है, 120 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, ये 90 होगा तो ये कितना होगा 30 होगा, तो यहाँ से देखो 3 वाले से दूर जा रहा है तो दूर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 60 वाले के पास है तो 60 वाले का मतलब जो यहाँ पर होता है उसका ही 2 गुना होता है, यानी कि कितना हो गया 120 गुणे 2/√3, 120 को क्या लिख सकते हैं हम 40 गुणे 3 गुणे 2/√3, यानी 40 दूनी 80, √3 आंसर आ गया। अगला सवाल, 5 sin थीटा -4 cos थीटा बराबर 0, इसकी वैल्यू निकालनी सिंपल है, तो 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा हो गया। अब यहाँ देखो जैसे ही ये चीज मिले ना तुम्हें लिखना नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्ट कर दो कि साइन ऐसे कर लिया करो, ये लिख लिया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया,
साइन की वैल्यू 4 हो गई, कॉस की वैल्यू 5 होगी, या डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर, नहीं तो ये पूरा ऐसे लिखने में पेपर में टाइम चला जाता है और एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है वहाँ पर। तो देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू 4 हो गई, 5 चौको 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, प्लस 5 तिया 15 हो गया, तो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 35 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 आंसर। अगला सवाल देखो, ये पाई चार्ट का सवाल है, थोड़ा देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन सिंपल सवाल है। कह रहा है यदि दोनों परिवारों की मासिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों दोनों परिवारों के मनोरंजन पर होने वाला व्यय दोनों परिवारों के कुल मासिक व्यय का कितना परसेंटेज होगा। देखो ए का है 50,000, ये ए वाला था, इसका 50,000 है, तो ये हो गई 100 की वैल्यू। अब इंटरटेनमेंट पे 10% हो रहा है, ठीक है, जीरो से जीरो चला गया, इधर आ गया 5,000, यहाँ पर 75,000, ये डिवाइड बाई 100, इधर इंटरटेनमेंट पे 12, तो 2 जीरो चले गए, यानी 0 12 पंजे 60 से लगा 6 बाचंग 72 बासत्ते 84 और 6 90 हो गया। टोटल कितना हुआ, 14,000 रुपये खर्च हुआ। तो समझना बात को, यहाँ 50,000 है, यहाँ पर 75,000 है, यानी जोड़ देंगे तो 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 1 2 3 जीरो कोणे 100, यही निकालना था, जीरो से जीरो चला गया, इस जीरो से ये जीरो, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, 14 चौकू 56/5 हो गया, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, लगभग 11% के आसपास। अगला सवाल, 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात इतना है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है, 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है, तो निम्न नियमित महिला कर्मचारियों का परसेंटेज कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, इसमें लगा दो एलिगेशन। टोटल था 87%, 92% महिलाएं, सॉरी पुरुष थे हैं, ठीक है, और इधर हो गई महिलाएं। इनका अनुपात कितना था, 5:3 था। इनमें देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 5 12, यानी 4.5 हो गया, 6 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है, इसका 1.5 गुना 15 पना 75, 7.5। अब देखो 87 से ये बड़ा है, यानी कि महिलाओं वाला छोटा होगा, तो 87.5 से 7.5 अगर माइनस कर देंगे 80% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, यदि 9 अंकों वाली संख्या दी गई है 36 से पूर्णतः विभाज्य y के अधिकतम मान के लिए इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो y का अधिकतम मान यानी कि 1y और 8 हो गया। इसको क्या ले सकते हैं, 9 चौक 36, ठीक है, 4 का देखना लास्ट 2 डिजिट, यानी कि 9 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 98 में अगर 4 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन 8 रखेंगे तो भाग चला जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, देखो 8 1 9 ये कट गया, 7 2 9 ये कट गया, 9 तो चला गया, 7 5 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया। अब 9 की डिविजिबिलिटी के लिए अगला 20 के बाद क्या आता है, 9 3 27 आता है, यानी 7 होगी किसकी, x की वैल्यू 7 हो गई, तो 7 7 49 हो गया, 490 हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर 8 8 64 हो गया, गुणे का 3 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 3 छक 18 1 19 हो गया, 490 से माइनस कर दो, 10 से 2 गया 8 बचा, 8 से 9 गया 9 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, 298 आंसर हो गया। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। जैसे 10 गुणे 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 49 हो रहा, माइनस का 3 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर हो गया 3 चौकू 12, यहाँ पर हो गया कितना 0, तो यहाँ से घटाते 10 से 2 गया 8 बचता। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह वस्तु को बेचने पर इतने का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखो मार्क प्राइस एक तरफ लिखो, कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट हो रहा है वो मार्क प्राइस की तरफ लिख दो, जो छूट दी जा रही है वो लिख दो कॉस्ट प्राइस। तो देखो 12 एकम 12, 12 छंग 72, 2 3 6 2 पंजे 10। ये होता कैसे, जैसे छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है 28%, मतलब 72%। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, यानी कि जो क्रय मूल्य है जो अपने जेब से लगाते हैं उसी पे तो प्रॉफिट देखोगे। ये कट गया, यानी MP/CP कितना हो जाए 120/72, यही तो हमने लिख दिया। तो ये प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है। अब यहाँ पर देखो मार्क प्राइस 5 है और CP कितना है 3 है, इनको 500 और 300 मान लो, इस पर छूट दी गई है कितनी 28% की, यानी कि 72% चीज़ हो गई। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 1 36, कितने का फायदा हो रहा है 60 रुपये का, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 30 80 का। विक्रय मूल्य में निकालना था कितने 360 की वैल्यू, तो कै गुना हो रहा है 6 गुना हो रहा है, यानी कि इसका भी कर दें 6 गुना, तो 0 6 48 6 18 18 480 आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो देखो जिंदगी भर रहेगी, तो यहाँ से देखो 5 से 5 काट देंगे तो 5 ये ऊपर आ गया, यानी 5 - x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 5, ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 1/200
और 20 माइनस एक्स बराबर 0.08। तो देखो एक्स से एक्स चला गया, 5 से 5, कहीं ना कहीं एक्स तो चला ही गया जिंदगी से। तो यहाँ पे देखो गुणा कर देंगे तो 20 माइनस एक्स, वो भी किसका, माइनस का है। यहाँ पर जाएगा 2 जीरो से, ये पॉइंट चला गया, 8 दूनी 16 हो गया। एक्स इधर कर दो तो 20 माइनस का 20 है, ये आ जाएगा माइनस का 16, ये प्लस का हो गया तो इधर माइनस का एक्स हो जाएगा, यानी एक्स बराबर आ गया 36। अगला सवाल, कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। ट्रेन उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय लेगा। देखो डिस्टेंस में रेशियो है 225 और 450 का, समझना बात को। तो यहाँ से 25 ने में 225 हो गया, 25 दूनी 50 होता, लेकिन 25 से कम 25 तो कर सकते हैं ना। 20 बचा 20 और 25 अट्ठे 200 हो गया, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1:2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखते हैं कि किसका टाइम का देगा, टाइम का कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 2 दूनी 4, 1 5/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 गुना कर दो, यानी कि 5 आंसर आ गया। क्योंकि क्या हो रहा है, एस बराबर D/T होता है। स्पीड क्या कह रहा है कि दोनों के लिए स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें जो स्पीड निकल आएगी उसी स्पीड से हमें इसको चलना है, तो स्पीड कांस्टेंट हो गई, यानी कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी डी पर एक ऐसा बिंदु है एडीसी बराबर बीएसी, सी ए 12 है, सी डी 8 है, तो सी बी की लंबाई। सिंपल सवाल है, ए बी सी, ए बी सी हो गया, ठीक है, एक बिंदु डी हो गया, यहाँ से ये माना मान लो, तो ए डी सी यानी कि ये अगर एक्स है तो बी ए सी यानी कि ये एक्स हो। ठीक है, तो देखो ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल होंगे ए सी डी, कैसे होंगे, देखो ये वाला कोण तो कॉमन हो गया दोनों में। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये वाला क्या होगा, अल्फा होगा। सी ए दिया गया है 12, सी ए की वैल्यू तो आप जिंदगी में जानते ही होंगे, आप बड़े आदमी बन जाएंगे ना तो सी ए रखना पड़ेगा। सी बी की हमें लंबाई बतानी है, तो देखो एक्स के सामने छोटे वाले ट्रेंगल में कितना है, 12, बड़े वाले में एक्स के सामने क्या है, बी सी। ठीक है, अब यहाँ देखो अल्फा के सामने छोटे वाले में क्या है, 8 है, बड़े वाले में अल्फा के सामने क्या है, 12 है, 12 बारी हम 144 हो गया बटे 8 हो गया, तो 8 एकम 8 हो गया, 8 64। अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत 30 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है, निकली हुई संख्या कितनी। देखो 30 से क्या हुआ, 31 हो गया, यानी कि एवरेज बढ़ गया, यानी कि जो गया है ना वो एवरेज से कुछ ना कुछ तो कम है, तभी जो एवरेज बढ़ रहा है। अब गया है, उसके बाद बचे कितने, 4 लोग, 4 लोगों में एक एक की वृद्धि हुई, यानी कि 4 एकम 4, यानी कि ये वाला 4 जो गया है ना वो ले भाई पकड़े हुए था, तभी एवरेज 30 हो रहा था, यानी कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। अगला सवाल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 है, एक्स वाई जेड 21 है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। और ये देखो हमें ये तो फार्मूला याद नहीं है, लेकिन हमें पता क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 XYZ, ये फार्मूला तो याद है ना, कि इसमें भी कोई समस्या है, इसमें कर दो 4 XYZ। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस का XYZ मिल जाएगा। अब इसमें क्या करें, फार्मूला सभी को पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड है, ये फार्मूला बनता है। इसकी वैल्यू हमें पता है 18, लेकिन हमें इसकी नहीं पता है, लेकिन यहाँ से हमें इसकी होल स्क्वायर पता है ना, 18 18 324 बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आता ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2 XY/Z यानी कि 90 हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 324 से 180 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 4 12 से 8 गया, 4 बचा और 2 से 1 गया, 144। 144 माइनस का XY/Z यानी कि 90, तो यहाँ से 18 14 4 बचा, 14 से 9 गया, 5 बचा, ये आ गया 18 चौक 72 हो गया, यहाँ से लगा 7, 18 पंजे 90 और 7 97, 972 आ गई इसकी वैल्यू, तो 972 लिख दिया, प्लस का 4 XYZ यानी कि 81 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, जोड़ दो 4 2 6 7 2 9 9 3 12, 1296 आंसर है, बिल्कुल है। अगला सवाल, 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 है, 13 भी 13C का मासा 13 है, जहां ABC प्रत्येक 60 से कम है और A इज लेस देन B इज लेस देन C, तो A प्लस C अपॉन B का मान क्या होगा। देखो 13 A B और C का SCF है 13,
यानी कि इन सभी नंबरों में 13 कहीं ना कहीं छुपा होगा। तो अगर ये नंबर 13 है तो इसमें अगर 2 का गुणा कर दें, 13 रखें, 26 हो गया। फिर ये इधर 13 का गुणा कर दें, 3 करें, 13 3 39 हो गया। यहाँ अगर 13 का गुणा कर दें और 4 रख दें, 13 चौकू 52 हो गया। अब आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पर 3 रख दो, यहाँ पर 4 रख के यहाँ 5 कर दे, लेकिन 13 पंजे 65 हो जाता ना। हमें रखना क्या है, 60 से कम, इसलिए ए फिक्स नंबर है, यही रख सकते हैं। तो ए कितना है तुम्हारा, 26 है, और सी कितना है, 52 है। डिवाइड बाई करना है बी से, बी कितना है, 39 है। तो 13 3 39, 13 दूनी 26, 13 चौकू 52, 4 दून 8, 8 बटे हो गया 3। यहाँ पर 4 2 6 होगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 2 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वृत्त की जीवाएं ए बी सी डी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलती है। ए बी बराबर इतना, बी पी बराबर इतना, सी डी बराबर इतना, पी डी की लंबाई क्या होगा। देखो वृत्त बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन दिमाग में रखो, ऐसी बनी होंगी कहीं। ये तो देखो प्रैक्टिस से आती चीजें। तो देखो ए बी और सी डी, ये दो जीवाएं हैं, ये मिल रही किस पर, पी पर। ए बी कितना 6.3, बी पी कितना 4.5, बी पी हो गया, बढ़ गया भाई बी पी। सी डी कितना है 3.6। हमें इसकी लंबाई बतानी। हमें फार्मूला भी पता है कि क्या होता है, कि बी पी इंटू पी ए बराबर होगा पी डी इंटू पी सी। ये तो याद होंगी चीज़ें। ये देखो क्या होता है कि प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि चित्र बनाओगे फिर इधर मिलाओगे, ये कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी पी कितना है 4.5, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 3 8 हो गया, 6 4 10.8। पी डी एक्स हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, 3.6 प्लस एक्स हो गया। अब पकड़ लो ऑप्शन भैया धीरे से, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर करेंगे इसका गुणा कर लो तभी पकड़ पाओ, क्योंकि 8 पन्ने 40, यूनिट डिजिट 0 मिलने से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट भी है। यहाँ पर 10 हो गया, तो 5 ने 45, 5 दूनी 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। तो 9 सत्ते 63 के 3 हो गया, हासिल लगा 6, 9 दूनी 18 और 6 24 हो गया, बटे 5 हो गया। 5 जम 25, यानी 5 चौकू 20 हो गया, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 3, यानी कि 48.6 चाहिए हमें। एक्स 3.6 प्लस एक्स, पहला पकड़ो 4.8 और 3.6 और 4.8 रखेंगे, यानी कि ये कितना हुआ 8 से 14, 8 चौक 32, 2 यूनिट डिजिट हमें नहीं चाहिए। दूसरा पकड़ो 5.4, और यहाँ पर 5.4 करेंगे, 6 4 10 की 0 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है, ये आंसर हो सकता है। अगला आया तुम्हारा क्या 3.5, और 3.6 में 3.5 जोड़ो, 6 5 11, यानी कि 1 5 मिल रहा है यूनिट डिजिट, ये नहीं होगा। 3.1 रखेंगे, यानी कि 6 कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ पर 1 होगा, 7 एकम 7, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया 5.4। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में डी और ई बी सी पर एक ऐसे बिंदु हैं कि ए डी बराबर ए ई और बी ए डी बराबर सी ए ई। ए बी बराबर इतना है, बी डी बराबर इतना है, ए सी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, पी प्लस क्यू की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो त्रिभुज एबीसी एक बना लो बढ़िया सा शानदार सा, ए बी सी, और इस पर डी और ई 2 पॉइंट बना लो। कह रहा है ए डी बराबर है ए ई, चलो भैया बराबर कर दे रहे हैं। बी ए डी, बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल अगर एक्स है तो सी ए ई, सी ए ए ये वाला भी एक्स है। तो ए बी बराबर इतना, बाकी देखो ये निकालना कैसे, ए बी बराबर कितना है 2p प्लस 3, बी डी बराबर कितना है 2p है, ए सी बराबर कितना 3q माइनस 1 है, सी बराबर q है। अब यहाँ पर देखो p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है, या तो हमें सिमिलरिटी बनाना होगा, या तो इसको हमें बनाना होगा क्या कॉन्ग्रेंट। तो देखते हैं जो भी बनता है बनाते हैं। देखो अगर ये मान लो अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों बजाय बराबर है। ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा, ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा, यानी कि ये अगर अल्फा बीटा हो गया तो ये भी बीटा होगा। ये क्या बन गया, देखो भुजा भी बराबर है, दो कोण बराबर है, तो क्या बन गया ये सर्वांग सम बन गया। यानी कि 2p प्लस 3 बराबर लिख सकते हैं 3q माइनस का 1। यानी कि यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2p बराबर q लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी जब सर्वांग सम हो गया। तो 2p की जगह q लिख दो, q प्लस 3 बराबर 3q माइनस का 1 हो गया। यानी कि इधर आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा 2q, तो q बराबर आ गया 2। q बराबर अगर 2 आ गया तो p बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और p और प्लस q कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अगला सवाल, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 और प्रतिशत
प्रति वर्ष दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। अगर आर बराबर क्या दिया, 40 दिया है। ब्याज की दर 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि 1/4 साधारण ब्याज राशि का, राशि अगर 4 है तो ब्याज कितना है, 1 है। यानी एक ब्याज मिला किस पर, 4 पर। हमें निकालना रेट, क्योंकि रेट में वृद्धि भी हो रही, तो उस हिसाब से हमें निकालना होगा। यानी कि यहाँ पर आर हो गया, टाइम कितना हो गया, R/4। यहाँ से निकाल लिया टाइम, बटे 100 होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो गया। 25 चौकू 100, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 10%। यहाँ से कितना हो गया, 10 दो 12% हो गया। यानी 5,000 पर 12% रेट से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। 12×5 60, 6×3 1800। अगला सवाल देखो, एक हिस्टोग्राम दिया गया है, इसमें कह रहा 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। बोला कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और 50% से कम अंक प्राप्त किए। देखो, उत्तीर्ण करने वाले छात्र देख लो, 50% से कम अंक प्राप्त करने वालों को देख लो कितने बन रहे हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा 50% मतलब 30 का कितना होता है, 15। यानी कि 15 से कम किसने अंक प्राप्त किए, इतने लोगों ने। लेकिन उत्तीर्ण भी होने चाहिए, उत्तीर्ण के लिए कितने चाहिए, कम से कम 10 अंक चाहिए। तो 10 से ज़्यादा कितने हैं, केवल ये ही तो है। आंसर आ गया 7। अगला सवाल, चलिए 13 अप्रैल की शिफ्ट 1 हमने कंप्लीट कर ली है सीजीएल की। मुझे आशा कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद जैसा भी लगा हो वीडियो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर वीडियो आप कहीं भी देख चुके हैं पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, तो आप 2x पे देख लीजिए। ठीक है, अगर मान लो 20 मिनट का वीडियो तो आप 10 मिनट में उसे कंप्लीट कर लेंगे। और 10 मिनट तो आप रील्स देखते ही है ना, रील्स देखने में टाइम पूरा चाहिए, लेकिन इसको नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।